प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व का इतिहास के विषय में पुनर्जागरण के कारणों के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण का प्रथम कारण धर्म युद्ध एवं पूर्वी देशों से संपर्क को माना जाता है। यह माना जाता है कि पुनर्जागरण काल में स्वतंत्रता मूलक अनुसंधान के आरंभिक प्रेरणा सूत्र धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप के पूर्वी देशों के संपर्क के माध्यम से प्राप्त हुए। ये धर्मयुद्ध ईसाइयों द्वारा अपनी पवित्र भूमि जेरूसलम को मुस्लिम आधिपत्य से मुक्त करने के लिए लड़े गए थे। सन 1096 से 1271 के मध्य कुल 8 धर्मयुद्ध लड़े गए। यद्यपि ईसाई लोग अपनी पवित्र भूमि को प्राप्त करने में असफल रहे, लेकिन धर्मयुद्धों के माध्यम से यूरोपवासियों का पूर्वी देशों से जो संपर्क हुआ, उसके कारण यूरोप का वर्षों से चल रहा जड़तापूर्ण अलगाववाद टूटा एवं यूरोप में अनेक नवीन विचारों एवं वस्तुओं का आगमन हुआ, जिसने पुनर्जागरण की क्रिया को गति दी। इतिहासकार जे.ई. स्वेन के अनुसार यह निश्चित है कि धर्मयुद्ध के धार्मिक परिणाम उसके बौद्धिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिणामों की तुलना में बहुत कम थे। डेविस ने एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में लिखा है कि यूरोप के संसार पर धर्मयुद्धों का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि उन्होंने ईसाइयों को उन विदेशी भूमियों में जाने का अवसर प्रदान किया जिनकी सभ्यताएं अधिक श्रेष्ठ थीं और जिन्होंने एक उदारवादी शिक्षा का आधार प्रदान किया। पुनर्जागरण के संबंध में धर्मयुद्ध के प्रभाव को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला, धर्मयुद्धों के माध्यम से यूरोपवासियों को पूर्वी देशों के अपेक्षाकृत उदारवादी विचारों को जानने का अवसर मिला। धर्मयुद्धों से लौट कर आए व्यक्ति एक विस्तृत बौद्धिक क्षितिज के साथ लौटे और उन्होंने यूरोप की संकुचित एवं जड़तापूर्ण मानसिकता पर अनेक प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। जे.ई. स्वेन ने कहा कि धर्मयुद्ध ने बहुत व्यापक योगदान दिया। नवीन विचारों के आगमन में पुरानी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने में से ही पुनर्जागरण संभव हो सका। द्वितीय, धर्मयुद्धों के परिणाम स्वरूप पूर्वी संस्कृतियों के संचित ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में यूरोपीय विद्वान सचेष्ट हुए। धर्मयुद्ध में लाए गए उदार दार्शनिक विचारों जो कि यूरोपीय वासियों को पूर्वी देशों से प्राप्त हुए थे, इन उदार दार्शनिक विचारों अरबी संख्यांक, कुतुबनुमा, कागज आदि के बारे में यूरोपियों को जानकारी प्राप्त हुई। अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ भी पूर्वी देशों के माध्यम से पुनः यूरोप में आई। तीसरा, धर्मयुद्धों के माध्यम से पूर्वी देशों की अनेक वस्तुएं यूरोप में आईं, जैसे मसाले, सुगंधित द्रव्य, रेशम, मलमल, चीनी, औषधियाँ, शीशे की वस्तुएं, बहुमूल्य पत्थर, कालीन, खजूर, शराब आदि। यूरोप के बाजारों में इन वस्तुओं की मांग अत्यधिक बढ़ गई। इसके फलस्वरूप व्यापार एवं वाणिज्य को जबरदस्त प्रोत्साहन मिला। नए व्यापारिक केंद्रों एवं नगरों का विकास हुआ, जिन्होंने पुनर्जागरण युग के विचारकों को एक अनुकूल भौगोलिक आवास केंद्र प्रदान किया। धर्मयुद्धों में ईसाइयों की पराजय के कारण तथा पूर्वी देशों के उदारवादी विचारों के आगमन के कारण यूरोपवासियों की चर्च के प्रति मुग्धावस्था कुछ भंग हुई और उन्हें चर्च की अपराजयता एवं दोषविहीनता में पूर्ण विश्वास नहीं रहा। प्रबुद्ध यूरोपवासी अब जीवन की समस्याओं के निदान पर चर्च पर अंधाश्रित नहीं रहे, वे स्वतंत्र अनुसंधान की ओर उन्मुख हुए। वैसे यह मानना गलत होगा कि यदि धर्मयुद्ध नहीं होते तो यूरोप में नवीन विचारों का आगमन नहीं होता। बेजेनेस एवं एप्पल के शब्दों में ये सारी बातें शायद धर्मयुद्धों के बिना भी धीरे धीरे आती, पर धर्मयुद्धों के कारण इनके आने में निस्संदेह शीघ्रता एवं तीव्रता हुई। दूसरा बिंदु, आर्थिक परिवर्तन। यूरोप के आर्थिक जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे थे जिन्होंने सामंती मिलर प्रणाली को कमजोर बना दिया एवं ऐसे नए वर्ग की सृष्टि की जो चर्च एवं धर्माधिकारियों के प्रभाव को सहजता से स्वीकार नहीं कर रहा था। ऐसा वर्ग स्वातंत्र प्रिय बौद्धिक अन्वेषण या नवीन व्यक्तिवाद का पोषक एवं संरक्षक बन गया। अमेय प्रसाद सेन ने आधुनिक पश्चिम का उदय में लिखा है कि आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि आर्थिक परिवर्तनों और नए मूल्यों के क्रमिक उभार के बीच निर्विवाद रूप से संबंध था। यह संबंध कैसे था, ये इन बिंदुओं से स्पष्ट हो जाता है। पहला, व्यापार के विकास से मुद्रा व्यवस्था ने आत्मनिर्भर सामंती व्यवस्था मेनर प्रणाली को खोखला एवं जर्जर बना दिया। इसके कारण कृषक अपने सामंतों एवं उनकी प्रतिगामी मानसिकता के माया जाल से धीरे धीरे मुक्त होने लगे, उनमें स्वाभिमान विकसित होने लगा, साथ ही स्वतंत्र चिंतन की आकांक्षा भी बढ़ने लगी।
दूसरा, व्यापार के विकास ने यूरोप में समृद्ध व्यापारिक वर्ग को जन्म दिया, जिसने चर्च एवं पादरियों के आधिपत्य को अपनी नवीन जीवन शैली में स्वीकार नहीं किया। यह वर्ग अपनी समृद्धि के बलबूते पर स्वतंत्र चिंतन एवं जीवन शैली का हिमायती बन गया। इस वर्ग के प्रबुद्ध लोगों ने पुनर्जागरण युग के लेखकों एवं कलाकारों को आर्थिक एवं नैतिक प्रोत्साहन प्रदान किया। तीसरा, यूरोप की वाणिज्यवादी गतिविधियों एवं मुद्रा अर्थतंत्र की सफलताओं ने नए नगरों जैसे वेनिस, जिनेवा, फ्लोरेंस, मिलान आदि को विकसित किया। इनमें से कुछ स्वतंत्र नगर राज्य बन गए जहां परंपरावादी मानसिकता को चुनौती दी जाने लगी और नवीन बौद्धिक अनुसंधान का आरंभ हुआ। ये नगर पुनर्जागरण युग के साहित्यकारों एवं कलाकारों के आश्रय स्थल बने, जहां उन्होंने अपेक्षाकृत निर्विघ्न अवस्था में अपने आंतरिक विचारों को अभिव्यक्ति दी। तीसरा कारण कागज का प्रयोग एवं छापे खाने का आविष्कार था। यूरोप में 14वीं शताब्दी से लेखन कार्य में कागज के प्रयोग एवं 15वीं शताब्दी में हुए छापे खाने के आविष्कार ने पुनर्जागरण के प्रसार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप में मध्यकाल में पुस्तकें चरम पत्रों पर लिखी जाती थी, लेकिन 14वीं शताब्दी से यूरोप में लेखन कार्य में कागज का प्रयोग किया जाने लगा, जो अपेक्षाकृत अधिक सस्ता एवं लोकप्रिय माध्यम था। लगभग 1450 ईस्वी में जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग 1398 से 1468 ईस्वी ने मुद्रण कला या छापे खाने का आविष्कार कर लिया था। उसके द्वारा 1454 ईस्वी में प्रकाशित 31 पंक्तियों की पुस्तक द इंडलजेंस ऑफ निकोलस फिफ्थ की प्रतियां यूरोप के विभिन्न पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं। 1455 ईस्वी में गुटेनबर्ग के दो सहायकों जोहान फर्स्ट एवं पीटर्स को एफट ने जर्मनी में एक मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। शीघ्र ही यह कला यूरोप के अन्य देशों में प्रसारित हो गई। 1477 ईस्वी में कैक्सटन ने वेस्टमिनिस्टर में इंग्लैंड के प्रथम छापेखाने की स्थापना की। छापेखाने के आविष्कार का ज्ञान के प्रसार की दृष्टि से क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले पांडुलिपियां हस्तलिखित होती थी, जिन्हें बहुत कम व्यक्ति पढ़ पाते थे और वे भी अधिकांशतः चर्च के नियंत्रण में रहती थी। मुद्रण कला के आविष्कार से अब पुस्तक ज्ञान बहुत से लोगों के लिए सहज सुलभ हो गया। बाइबिल को पढ़ने एवं समझने के लिए अब धर्मगुरुओं के संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, वह एक प्रकाशित पुस्तक के रूप में उपलब्ध थी। पुनर्जागरण युग के मानवतावादी लेखकों के विचार प्रकाशित पुस्तकों के रूप में पूरे यूरोप में बड़ी सहजता से प्रसारित हो गए। विचारों के त्वरित, दूरगामी एवं व्यापक संप्रेषण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण यांत्रिक आविष्कार छापे खाने का ज्ञान था। अगला कारण कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार कहा जाता है। कुस्तुनतुनिया वर्तमान इस्तांबुल पूर्वी रोमन साम्राज्य, जो बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, की राजधानी था। इस नगर में अनेक पुस्तकालय थे एवं यह नगर क्लासिकी एवं अन्य विद्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र था। 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। इस घटना को पुनर्जागरण की प्रक्रिया को गति देने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है। इसका कारण यह है कि कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने के बाद ऑटोमन तुर्कों ने नगर को लूटना खसोड़ना आरंभ किया। इससे आतंकित होकर यहाँ बसे हुए अनेक यूनानी विद्वान क्लासिकी साहित्य के ग्रंथों के साथ इटली एवं यूरोप के अन्य देशों में पलायन कर गए। इन विद्वानों ने प्राचीन यूनान एवं रोम की क्लासिकी साहित्य के अध्ययन में यूरोपवासियों की अभिरुचि जागृत करने में महत्वपूर्ण मानवीय केंद्र का काम किया। ऐसा माना जाता है कि पुनर्जागरण की प्रक्रिया जो यूरोप में पहले से चल रही थी, इस घटना के बाद और त्वरित हुई। पुनर्जागरण के इतिहास में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार की घटना के क्रांतिकारी महत्व के मत को, जिसे प्रारंभ में प्रतिपादित किया जाता था, अब स्वीकार नहीं किया जाता है। इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि 1453 के पूर्व ही इटली एवं यूरोप के अन्य देशों में क्लासिकी साहित्य के अध्ययन की वैचारिक लहर लोकप्रिय हो चुकी थी एवं कुस्तुनतुनिया में यूनानी एवं अन्य विद्वानों का इकट्ठा होना वस्तुतः लातीनी पश्चिमी देशों द्वारा अपनी सभ्यता के स्रोतों को ढूंढने की उनकी आकांक्षा का ही प्रतिफलन था। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार करने की दृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। कुस्तुनतुनिया यूरोप एवं पूर्वी देशों के मध्य होने वाले स्थल व्यापार का प्रमुख मध्यस्थ केंद्र था, जो तुर्कों की लूट खसोट की नीति कारण असुरक्षित हो गया। इससे यूरोपवासी व्यापार के जल मार्गों के अन्वेषण की ओर प्रेरित हुए। इसकी क्रमशः परिणति अमेरिका एवं भारत सहित अनेक देशों के मार्गों की खोज के रूप में हुई। इन खोजों से यूरोपवासियों का नवीन देशों एवं नवीन विचारों से संपर्क हुआ। अगला कारण पूर्व एवं पश्चिम के संपर्क का केंद्र मंगोल साम्राज्य था। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान के पुत्र कुबलई खान 1216 से 94 ईस्वी ने एक विशाल
मंगोल साम्राज्य की स्थापना की, जिसके अंतर्गत रूस एवं चीन सहित एशिया का बहुत बड़ा क्षेत्र तथा जापानी पीत समुद्र से लेकर पोलैंड एवं हंगरी का सीमावर्ती प्रदेश भी सम्मिलित था। इस साम्राज्य के अंतर्गत ईसाई, बौद्ध, इस्लाम एवं अनेक धर्मों के अनुयायी रहते थे। मंगोल साम्राज्य का दरबार एशिया और यूरोप की मिलनस्थली बन गया। यहाँ पूर्वी एवं पश्चिमी देशों के मध्य महत्वपूर्ण वैचारिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। यूरोप की जड़ता एवं तंत्रता टूटी और पूर्वी देशों की उदारवादी विचार तरंगों ने उसे उद्वेलित किया। यूरोपवासी अपनी जड़ों की तलाश में प्राचीन यूनान एवं रोम की क्लासिकी संस्कृतियों के अध्ययन के उन्मुख हुए। धीरे धीरे पुनर्जागरण की नवीन चेतना का प्रसार होने लगा। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो भी कुबलई खान के दरबार में 1275 ईस्वी में पहुंचा था। वह वहाँ 1292 ईस्वी तक रहा। वहाँ के अनुभव पर आधारित उसका यात्रा वृत्तांत यूरोपवासियों के लिए अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं से उत्प्रोत था। उल्लेखनीय है कि मंगोल साम्राज्य के माध्यम से ही यूरोपवासियों को कुतुबनुमा, बारूद एवं कागज की जानकारी प्राप्त हुई। पूर्व एवं पश्चिम के संपर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण मंगोल साम्राज्य यूरोप में नए विचारों के आगमन का माध्यम बना और इस प्रकार पुनर्जागरण में सहायक सिद्ध हुआ। स्कॉलिस्टिक विचारधारा एवं तर्क बुद्धिवाद को भी पुनर्जागरण के कारणों में गिना जाता है। मध्यकालीन यूरोप का एक साहसिक सांस्कृतिक प्रयोग था स्कॉलिस्टिक दर्शन या स्कॉलिस्टिसिज्म। इस दर्शन के अंतर्गत ईसाई धर्म के सिद्धांतों को समझने के लिए श्रद्धा के स्थान पर तर्क बुद्धि या तार्किक चिंतन के महत्व को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया। इसके लिए अरस्तु के तर्कशास्त्र को आधार बनाया गया और उसके आधार पर संत अगस्तीन के धर्मशास्त्र को व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया। स्कॉलिस्टिक विचारधारा के माध्यम से तार्किक चिंतन एवं तर्क बुद्धि की प्रधानता को घोषित करने वाले दो प्रमुख विद्वान थे, एबेलार्ड 1079 से 1142 ईस्वी एवं थॉमस एक्विनास 1224 से 1274 ईस्वी। एबेलार्ड का स्पष्ट कथन था कि तर्क बुद्धि से ही, न कि दबाव से, ईसाई धर्म के प्रति लोगों का विश्वास जगाया जा सकता है। इस प्रकार स्कॉलिस्टिक विचारों ने तर्क बुद्धि के महत्व को उजागर किया। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि में उनका प्रयोजन धार्मिक सत्य को सिद्ध करना ही था, लेकिन जैसा कि अमेय प्रसाद सेन ने लिखा है कि यहाँ तर्क बुद्धि को जो छूट दी गई उसने आगे चलकर बड़े महत्वपूर्ण रूप में आगामी विकास को प्रभावित किया। स्कॉलिस्टिक विचारधारा की बाद में आलोचना भी की गई, बहुत वाद भी हुआ, किंतु इन वादों का स्पष्ट परिणाम चाहे कुछ भी रहा हो, हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि इसने स्त्री पुरुषों को आधुनिकतावाद की दहलीज पर ला खड़ा किया। इस प्रकार पुनर्जागरण के इन कारणों को हम मान सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।